करंट अफेयर चैनल में। और आज हम लोग 13 जून का करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे देश दुनिया से और भारत से कौन कौन से इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पहले एक एक करके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये जमाना बिल्कुल वन लाइनर का नहीं है, वन लाइनर पे डिपेंड रहने का नहीं है, क्योंकि आजकल मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से जो वन लाइनर पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो अब वो भी यहाँ से वन लाइनर पढ़ सकते हैं। और जो उनको डिटेल जानकारी चाहिए वो इन लाइनों के बारे में डिटेल में आगे मैं बताऊंगा। तो पहला देखते हैं। हवाई के बड़े आइलैंड पर स्थित किलाउ ज्वालामुखी बुधवार को 7 जून को उसमें विस्फोट हुआ। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना क्या है? सुप्रीम ऑडिट संस्थान साई सम्मेलन 12 जून से 14 जून तक गोवा में अभी चल रहा है। केंद्रीय पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली सागर समृद्धि का शुभारंभ किया है। जानेंगे हम लोग ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए क्या कौन सी नई योजना शुरू की गई है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कैसे हराया है, ये देखते हैं। अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एवं सुबोध कुमार सिंह को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में मुख्य पदों का जिम्मेदारी मिला हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। सीरीज LSAM-15 की पहली बार भारतीय नौसेना को डिलीवर की गई। ट्विन सीबीजी ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत ने अरब सागर में नौसेना की युद्धाभ्यास कार्यों का नेतृत्व किया। IRDAI द्वारा बीमाकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वह पॉलिसी धारकों के लिए ABHA ID स्थापित करें। जानेंगे ABHA ID क्या होती है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ IATA की गवर्नेंस बोर्ड के चेयर इलेक्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। कोयला और लिग्नाइट की अन्वेषण योजना का विस्तार हुआ है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तब तक चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मेरे दोस्तों, तो देखते हैं अगला पॉइंट अब कौन सा है। हवाई के बड़े द्वीप, पहले ही शुरुआत करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के साथ। देखिए मेरे दोस्तों, पहला ही पॉइंट है हवाई के बड़े आइलैंड पर स्थित किलाई ज्वालामुखी बुधवार को 7 जून को इसमें सुबह विस्फोट होता है। तो दोस्तों, ये तो वन लाइनर हो गया कि हवाई के किलाई द्वीप पे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया था। तो अभी अब ऐसे क्वेश्चन आएगा, अभी हाल ही में कहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो आप कहेंगे किलाई द्वीप पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है लावा प्रवाहों को, लावा फ्लोज वेयर कन्फाइंड द सराउंडिंग क्रेटर फ्लोर, ठीक है। द इरप्शन इज अकरिंग विद इन ए क्लोज्ड एरिया ऑफ हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क। कहाँ पे ये इरप्शन हो रहा है? हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क, वहाँ पे है हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क, वहाँ पे यह इरप्शन हो रहा है, ज्वालामुखी का लावा का जो है फ्लो हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। हाई लेवल्स ऑफ वोल्केनिक गैस, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो वोल्केनिक गैसें निकलती हैं कौन कौन सी, जैसे CO2 हो गई, ये H2O हो गई, ये SO2 हो गई, ये बहुत ही खतरनाक गैसें हैं, ठीक है। और यह ओजोन, जो ओजोन लेयर को ये लोग काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से ज्वालामुखी का विस्फोट जो होता है यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। ये किलाई द्वीप पे अभी हाल ही में ये विस्फोट हुआ है। और ये कहाँ है? ये है आपका क्लोज एरिया इन हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क में ये इरप्शन हो रहा है, ठीक है। ये कई दिनों तक चलता रहता है, एक ही दिन में बंद नहीं होता है, हो सकता है बंद भी हो जा सकता है, चलता भी रहे, कंटिन्यूस प्रवाह होता रहता है। चलिए देखते हैं मेरे दोस्तों दूसरा पॉइंट। दोस्तों, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अब डिजाइन लिंक इंसेंटिव योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिजाइन लिंक इंसेंटिव योजना दोस्तों हिंदी में है, इंग्लिश में भी है। जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़े, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़े, मैं दोनों भाषाओं में बताता रहूँगा। DLI लिंक्ड यानी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और वितरण के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन के साथ डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन करना है। जैसे एकीकृत सर्किट, आईसी लगी होती है ना, हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, रेडियो में लगा होता है, मोबाइल में लगा होता है,
चिपसेट सिस्टम ऑन चिप, मतलब एसओसी। सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर संबंधित डिजाइन के लिए इस योजना की अवधि 5 साल तक है। मतलब डीएलआई योजना है। डीएलआई योजना है किससे संबंधित है? आपका आईसी से संबंधित है, चिपसेट से संबंधित है, और सिस्टम ऑफ आईपी कोर सेमीकंडक्टर संबंधित ये योजना है। इसको कहते हैं डिजाइन लिंक इंसेंटिव योजना। द डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना स्कीम एम्स टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स as well as design infrastructure support across various stages of development and development of semiconductor design for integrated circuit IC chipset on chips, system and IP core and semiconductor link design over a period of 5 साल 5 ईयर। मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में, चिप के फील्ड में, और बैटरी, और जो अपने मोबाइल के या कंप्यूटर के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको बनाने के लिए सरकार जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट करेगी, पैसे से सपोर्ट करेगी। और यह योजना 5 साल के लिए, अगर कोई कंपनी इन सब में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वह सरकार के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकती है, और सरकार इसमें भरपूर उसको सहयोग प्रदान करेगी। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर यह देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। यह योजना भारत सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम, मतलब दिस स्कीम इज पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन which was launched in February 2021 and aim to make India a global hub for semiconductor manufacturing। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा फोन बनता है या हमारा जो टीवी होती है या कंप्यूटर होता है, उसमें जो चिप होती हैं वो सब सेमीकंडक्टर से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो जो ये बैटरियां हमारे यहाँ जो सेमीकंडक्टर की बैटरी होती है, चिप होती हैं, ये सब चाइना से आती हैं। चाइना से आती हैं, कोरिया से आती हैं, ताइवान से आती हैं, और हमारे यहाँ ये बिल्कुल नहीं बनती हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारे यहाँ बनने लगेंगी तो हम लोग इन पे डिपेंडेंट हमारी डिपेंडेंसी इन पे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। मतलब हमें वहाँ से ये सब चीज़ें नहीं मंगवानी पड़ेगी, और हमारे ही देश में बनेगा। इससे क्या होगा कि जो ये मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनका इनका जो है दाम कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सरकार इस योजना को बढ़ावा दे रही है तो ये हमारे लिए ही फायदेमंद है। अब अमेरिका में आईफोन सस्ता क्यों है? क्योंकि वहीं पे खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहीं पे वो लोग सेमीकंडक्टर और काफ़ी सारी चीज़ें तो वहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, और असेंबली वहाँ भी होती है, चाइना में भी होता है, कोरिया में भी होता है, अब शायद इंडिया में भी उसकी असेंबली का सेंटर खुल गया है। ठीक है, इस तरीके से इसीलिए वहाँ पे जो है आईफोन सस्ता होता है। तो यह सरकार यह योजना इस योजना मतलब को सपोर्ट कर रही है। जो भी सेमीकंडक्टर या चिप रिलेटेड कोई अगर अपना इनिशिएटिव या स्टार्टअप करना चाहता है तो भारत सरकार उसे उसे खुलकर सपोर्ट कर रही है, और यह सपोर्ट 5 साल के लिए रहेगा। ठीक है, डीएलआई योजना, द डीएलआई स्कीम shall extend product design linked incentive up to 50% of eligible expenditure, product deployment linked incentive of 6%, 4% on net sales for 5 years। डीएलआई योजना 5 वर्षों के लिए पात्र खर्च पर उत्पादित डिजाइन से जुड़ा प्रोत्साहन 50% तक, और उत्पाद प्रसारण से जुड़ा प्रोत्साहन 6 से 4% तक प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों, इतना इतना परसेंट तक जो है हमारी सरकार उसको योगदान करने जा रही है। लेकिन ये भी है, अगर इन सबकी कंपनी लगानी है सेमीकंडक्टर की, चिप की, तो इसको लगाने में ही करोड़ों रुपए तो उसकी कंपनी सेटअप करने में लग जाते हैं। तो कोई छोटा भी बिजनेसमैन इसको नहीं कर सकता है। जो भी करेंगे बड़े, जैसे आपका रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, और टेक महिंद्रा हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वही इसमें कर सकती है, क्योंकि उनके पास पैसा है और रिस्क लेने की कैपेसिटी है उनके अंदर। सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर योजना का पुनर्संचालित किया है। The government has recently revamped the semiconductor scheme to attract global investment. The new scheme aims to simplify the process and create a more attractive investment environment for organizations worldwide। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिति होती है, वहाँ पे, या अगर कोई भारतीय कंपनी अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में चिप डिजाइनिंग के लिए, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग के लिए, या उससे जो संबंधित और जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिजाइनिंग के लिए अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है तो भारत सरकार उसका खुल करके स्वागत
कर रही है, क्योंकि भविष्य इसी में है अभी। तेल तो तेल तो गल्फ कंट्री के पास है, रसिया के पास है। और हमारे पास अगर ये समझ लीजिए, अगर ये सेमीकंडक्टर और ये चिप डिजाइनिंग, ये हम लोग हार्डवेयर डिजाइनिंग, ये सब अगर आ गया तो हम लोग भी एक महाशक्ति के रूप में उतर सकते हैं, ऊपर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो मैन पावर है। मैन पावर हमारे बहुत है, स्किल्ड वर्कर भी हैं। बस अगर हमें सामान ये मिल जाए, जैसे रॉ मटेरियल मिल जाए चिप बनाने के लिए, कंडक्टर बनाने के लिए, तो हम लोग बहुत ही अच्छा इसको बना सकते हैं। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, इसी इसी के अंतर्गत जो है अभी टाटा कंपनी जो है गुजरात में एक प्लांट लगाया जा रही है जो लिथियम बैटरी से संबंधित है। अगर सोचो, अगर बैटरी भी अपने देश में बनने लगी, बैटरी भी बनने लगी और सेमीकंडक्टर भी बनने लगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर और चिप भी बनने लगा, तो सभी चीज़ें तो अपने देश में ही बनने लगेंगी, फिर बाहर से कोई सामान मंगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और भारत सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, तो यह उसकी बहुत ही महानता कहा जाएगा। ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए डीएलआई योजना क्या है। सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइनिंग के लिए भारत सरकार जो है सपोर्ट कर रही है उन कंपनियों को जो भी इससे लिंक होना चाहती हैं, और ये विदेशी जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं इससे संबंधित, उनको भी भारत सरकार जो है प्रोत्साहन कर रही है। मेरे दोस्तों, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगर ये वन लाइनर होता तो सिर्फ वन लाइन पढ़ के आप निकल सकते थे, लेकिन ये वन लाइनर है ही नहीं, इसमें थोड़ा सा जानना आपको ज़रूरी है। अब देखते हैं मेरे दोस्तों अगला पॉइंट क्या है। मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जैसे हर एक चीज़ का रूट पता होना चाहिए। जैसे कि वो सेमीकंडक्टर योजना था, डीएलआई क्या है, सिर्फ डीएलआई पढ़ के निकल जाएंगे तो सिर्फ आप डीएलआई ही जानते रहेंगे। वो सिर्फ आएगा क्वेश्चन डीएलआई, डीएलआई क्या है, तो सिर्फ उतना ही बता पाएंगे, लेकिन डीएलआई से जुड़े हुए जो और पॉइंट है उसको नहीं बता पाएंगे। तो आजकल क्वेश्चन वैसे ही पूछ जाते हैं, जो कनेक्टेड रहते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो वन लाइनर वाले रहेंगे तो वन लाइनर 10-20 क्वेश्चन ही रहेंगे, जो कनेक्टेड वाले रहेंगे कम से कम 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर रहता है। तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन तो सारा रहेगा नहीं, इसीलिए आपको लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। सुप्रीम ऑडिट संस्थान यानी SI20 सम्मेलन 12 जून से 14 जून को गोवा में अभी आयोजित चल रहा है। ठीक है, 12 से 14 जून तक, 12, 13, 14, आज 13 है, 12 से स्टार्ट हुआ था, 13 को भी आज चल रहा है, कल भी चलेगा। द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 साइन 20 ग्लोबल 20 भी हो रहा है। समिट विल टेक प्लेस इन स्टेट ऑफ गोवा फ्रॉम 12 to 14 June। The Comptroller and Auditor General (CAG) of India, in the chair of the Supreme Audit Institution 20 engagement group under India's G20 presidency। ठीक है, भारत के G20 प्रधानता के तहत सुप्रीम ऑडिट संस्थान 20 एंगेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं। मतलब इसके अध्यक्ष जो है कैग, कैग जो है इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसके अध्यक्ष हैं साई 20 के। ठीक है। The Sai-20 Summit aims to provide a platform for the heads of Supreme Audit Institution of G20 country, ठीक है, to exchange view and experience on emerging issue in public auditing। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साई 20 सम्मेलन का उद्देश्य G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट संस्थानों के मुख्यों को, ठीक है, सुप्रीम ऑडिट संस्थानों के मुख्यों को सार्वजनिक लेखा परीक्षण में उभरते मुद्दों और विचारों अनुभवों का आपसी विनिमय करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। साई 20 सम्मेलन में मुख्य सभा और कई साइड इवेंट्स होंगे। ठीक है, मुख्य सभा भी होगी और साइड इवेंट्स भी होंगे। भारत के कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। 12 जून को इनका भाषण हुआ था, इनिशिएटिव। कैग ऑफ इंडिया श्री गिरीश चंद्र मुर्मू विल डिलीवर द इनॉग्रल स्पीच ऑन 20 जून। साई 20 से संबंधित जो इनॉग्रल स्पीच है वो कैग ऑफ इंडिया श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने 12 जून को दिया था, संबोधित किया था। इस तरीके से ये साई 20 बहुत महत्वपूर्ण पहल है जो कि गोवा में हो रही है, गोवा में भी चल रही है। अब देखते हैं मेरे दोस्तों अगला पॉइंट कौन सा है, और आप उसको देखते रहिएगा। आप एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट किसी तरह से पकड़ते रहिए और पढ़ते रहिए, और हम आपके साथ हैं। मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए।
देखिए अब क्या चल रहा है यहाँ पे। केंद्रीय पोत शिपिंग और जलमार्ग मंत्री मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में शुक्रवार को मंत्रालय की वेस्ट टू वेल्थ पहल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली का शुभारंभ किया है। ठीक है। अब यह ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली है क्या, इसके बारे में पहले जान लीजिए। ड्रेजिंग क्या होती है? मतलब समुद्र के कचड़े को परिष्कृत करना या उसका रिसाइकलिंग करना, ये ड्रेजिंग प्रणाली कहलाता है। ठीक है। तो उसकी जो है ऑनलाइन ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसको उसका नाम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ, मतलब कचरे से धन, इसको बोलते हैं। वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत ड्रेजिंग मॉनिटरिंग के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया गया है। ठीक है। जो कि वेस्टेज को मॉनिटर करेगा, और ये वेस्ट टू वेल्थ परियोजना के अंतर्गत आता है। इस प्रणाली का उद्देश्य ड्रेजिंग गतिविधियों में पारदर्शिता और कुशलता लाना है। द सिस्टम एम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड efficiency in dredging activities. The system will help in monitoring dredging activities in real time and will also help in reducing the time taken for completion of dredging projects. मतलब अगर इसका एक डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, इसका एक सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो जो ड्रेजिंग से संबंधित जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनका ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जा सकेगा कि यह प्रोजेक्ट जो है, इसका कंप्लीशन 1 महीने के अंदर था, इसमें अभी क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसका बाकायदे ग्राफिकल उसका आउटपुट आएगा। उसके आधार पर उसका क्रियान्वयन और तेजी से हो सकता है, और जितना पैसा ड्रेजिंग में लग रहा है उससे कम पैसे में ही काम हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर ट्रैकिंग रखी जाएगी। तो currently, Cochin and Mumbai ports have adopted Sagar Samriddhi, and New Mangalore port and Deen Dayal port are running the system on the trial basis। ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम वेस्ट टू वेल्थ की परियोजना कहाँ कहाँ पे लग गई है? तो वो लगी है कोचीन और मुंबई में। इसलिए कोचीन और मुंबई दोनों बहुत साफ पोर्ट है। और यहाँ पे मंगलोर और दीनदयाल पोर्ट जो है, अभी यहाँ पे ये लोग टेस्टिंग फेज में हैं। जब ये यूजर एक्सेप्टेंस यूएटी हो जाएगी, तब जाके प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे यूएटी चल रही है। ठीक है। यह प्रणाली ड्रेजर्स उपयोग को ड्रेजर्स के उपयोग को अनुकूलित करके ड्रेजिंग की लागत को भी कम करने में मदद करेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है, ड्रेजिंग की पहल वेस्ट टू वेल्थ जो इन्होंने शुरू शुरू किया है ड्रेजिंग को ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए। ये बहुत ही बढ़िया है, समुद्र को साफ करने के लिए, समुद्र के कचरे को साफ करने के लिए। मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का फाइनल जून 2023 में ओवल स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली है। ठीक है। और 2025 वाला कहाँ खेला जाएगा? लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है। उन्होंने नसीहत भी देते हैं क्रिकेट टीम वाले कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है इस समय कमजोर चल रही है, उनको अपने क्रम में और उनको अपने रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन से हैं? पैट कमिंस। ठीक है। पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता है भारत के खिलाफ ओवल स्टेडियम में। और यही मैच खेला जाएगा 2025 में लॉर्ड्स स्टेडियम में। मेरे दोस्तों, ये इतना पॉइंट याद करिए। और भी अगर आपको कुछ मिले तो आप इंटरनेट में सर्च करते रहिए, आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। नई नियुक्तियां कुछ हुई हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं। अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, मतलब अमित अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूआईएआई। ठीक है। यूआईएआई यूआई यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसको अमित अग्रवाल को यूआई यूआईडीएआई का सीईओ नियुक्त किया गया है। मतलब आधार कार्ड जो बनाती है ना कंपनी, यूआईडीआई वही वही है ये संस्था। इसका अमित अग्रवाल को सीईओ नियुक्त किया गया है। ही विल रिप्लेस सौरभ गर्ग हु वाज सर्विंग एज द इंटरिम सीईओ। सौरभ गर्ग अभी यूआईडीआई के उनके सीईओ थे, उनके स्थान पर अमित अग्रवाल आएंगे।
Agarwal is 1991 batch officer of Maharashtra cadre and he was serving the additional chief secretary in Maharashtra. वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी संभाल रहे थे एडिशनल महाराष्ट्र में। उसको उनको वहां से उठा करके यूआईएडीआई का सीईओ बना दिया गया है। अब यह किसको रिप्लेस करेंगे? गौरव गर्ग को रिप्लेस करेंगे। ठीक है। साथ ही एक और नियुक्ति है, सुबोध कुमार सिंह को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्ति मिली है। Singh is a 1994 batch IAS officer of Uttar Pradesh cadre and was serving at additional chief secretary home in उत्तर प्रदेश। देखिए ये भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। ठीक है। और ये भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। इनको उठा करके यूएआईडी में बैठा दिया गया है आधार कार्ड वाले में, और इनको उठा करके एनटीए नेशनल परीक्षण एजेंसी में बैठा दिया गया है। तो हो सकता है ये लोग इन दोनों के क्रियान्वयन को अच्छे से और चलाएं, इनकी उनकी योग्यता को देख करके ये कार्यभार इन्हें दिया गया हो। तो मेरे दोस्तों ये थी नियुक्तियों के बारे में। और चलिए एक अगला पॉइंट देख लेते हैं। मेरे दोस्तों चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, साथ में अपने दोस्तों को भी बताते रहें। मेरे दोस्तों वन लाइनर यहाँ पे नहीं है, वन लाइनर भी है, वन लाइनर के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें, आपको इंटरेस्ट आता रहेगा, मैं आपको बताता रहूँगा। सीरीज फर्स्ट बार जब द सीरीज LSAM 15 डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। अभी कुछ देर में जानेंगे बार्ज क्या होता है। द फर्स्ट बार्ज ऑफ द सीरीज LSAM 15 यार्ड 125 has been delivered to the Indian Navy on 9 June 23। सीरीज LSAM 15 की पहली बार्ज को 9 जून 2023 को भारतीय सेना को डिलीवर किया गया। इस बार्ज का निर्माण भारतीय रजिस्टर्ड ऑफ शिपिंग के वर्गीकरण नियमों के अंतर्गत किया गया है और इसकी सेवा अवधि 30 साल है। द बार्ज हैज बीन बिल्ट अंडर द क्लासिफिकेशन रूल्स ऑफ इंडिया रजिस्टर ऑफ शिपिंग। IRS के अंदर इस बार्ज का निर्माण किया गया है जो कि 30 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है। द बार्ज इज पार्ट ऑफ एडवांस कंपोजिट टग कम मॉनिटरिंग क्राफ्ट ACTM का प्रोजेक्ट। बार्ज जो होता है ना, जो अपनी जहाजें होती हैं, मरीन होती हैं समुद्र में, उनको टग करने के लिए, उनको टो करने के लिए, जैसे कोई जहाज मान लो फंस गई है तो उनको वहां से निकालना है, तो ये बार्ज वहां पे काम आता है। ठीक है। या सामान पहुंचाना है मरीन के पास, तो सामान को लाना ले जाना और मरीन और छोटी जहाज़ों को, बड़ी जहाज़ों को वहाँ से निकालना, ये सब बार्ज का काम होता है। ठीक है। यही बार्ज जो है भारतीय नौसेना को सौंपी गई है। ठीक है मेरे दोस्तों। द बार्ज विल बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज इंक्लूडिंग टोइंग शिप्स एंड सबमरीन। तो बार्ज का काम ही होता है। बार्ज क्या करता है? टोइंग शिप्स एंड मरीन। मतलब टोइंग मतलब क्या होता है? जैसे हमारी गाड़ी कहीं, हमने कहीं अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है अनाधिकृत जगह पे, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है, वो बाज करके ले जाती है, टोइंग करके ले जाती है उसको, उसी को टोइंग कहते हैं। ठीक है। तो इसके किसके अंतर्गत बना हुआ है? इसका नाम है सीरीज LSAM 15 यार्ड 125। इस सीरीज के अंदर इस बार्ज का निर्माण हुआ है और ये 30 सालों के लिए वैलिड है। ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, नेट में सर्च करके या यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके। चलिए मेरे दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है द ट्विन CGB ऑपरेशन INS विक्रमादित्य एंड विक्रांत लीड नेवी मेगा ऑप्शन अरेबियन सी। अब ये सेना का संयुक्त अभ्यास चलता रहता है, जैसे मतलब युद्ध का अभ्यास चलता रहता है। जैसे इतनी सारी हमारे पास INS नेवी से संबंधित जो ये शिप्स बन गई हैं, विक्रांता है, INS विक्रमादित्य है, ये सारी हैं। अब इनका जो है सही समय समय पे इनका परीक्षण होता रहता है और उससे संबंधित युद्धाभ्यास होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके लिए ये शिप बनाया गया है वह काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, उनकी क्रियाविधि क्या है, वह सब टेस्ट करने के लिए ये युद्धाभ्यास चलता रहता है। तो वही है ट्विन CBG ऑपरेशन में क्या है, INS विक्रमादित्य और विक्रांत लीड, ये दोनों INS हैं, ये विक्रमादित्य और विक्रांत लीड्स मेगा ऑप्स इन अरेबियन सी। ठीक है। द इंडियन नेवी अंडरटुक ए ट्विन कैरियर बैटल ग्रुप यानी CBG ऑपरेशन विथ मोर देन 35 एयरक्राफ्ट
इन अरेबियन सी। ठीक है, 35 एयरक्राफ्ट भी हैं। अरेबियन सी में ये युद्धाभ्यास चल रहा है। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व इन सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ टू एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य एंड इंडिजीनियसली बिल्ट आईएनएस विक्रमादित्य। ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये आईएनएस जो दोनों अपने हैं, स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ठीक है, along with the diverse fleet of ships, submarine and aircraft. The exercise demonstrated the capacity for seamless operation integration between the Indian Navy and two aircraft carrier. ठीक है, मतलब यह है कि यह अभ्यास भारतीय नौसेना के दो विमान वाहकों के बीच की क्षमता का प्रदर्शन करता है। एक सीबीजी एक नौसेना फ्लोट है। सीबीजी क्या है? नौसेना फ्लोट है। इसमें एक विमान वाहक और उसके कई अनुरक्षण वाहन शामिल होते हैं। ये सीबीजी इज नेवल फ्लीट कंप्राइजिंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर एंड इट्स मल्टीपल एस्कॉर्ट वेसल्स। ठीक है, द एक्सरसाइज शोकेस्ड इंडियन टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज इन मैरीन डोमेन। मतलब इस एक्सरसाइज को करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारतीय नौसेना युद्ध के लिए कितना तकनीकी रूप से कितना सक्षम है, उसको इस युद्ध को इसको करने का मुख्य उद्देश्य ये है। इसका नाम क्या है? ट्विन सीबीजी ऑपरेशन। अभी हाल ही में आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत ने अरब सागर में किया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस तरीके से हम हर एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन करते रहेंगे दोस्तों। अगर कमेंट भी करते रहें, आप वीडियो अगर देखते हैं तो उसमें कमेंट भी करते रहें। अब देखते हैं अगला पॉइंट। इंश्योरेंस डायरेक्टेड बाय IRDAI टू एस्टेब्लिश आभा आईडी फॉर द पॉलिसी सीकर्स। आभा आईडी के बारे में अभी पढ़ेंगे। The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has directed insurer to establish ABHA ID for the policy seeker। मतलब जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं, चाहे किसी भी कंपनी के पॉलिसी होल्डर हैं, सबके लिए एक आभा आईडी बनेगी। ABHA आईडी है, कुछ आधार कार्ड से लिंक होती है। ठीक है, क्या होती है देखते हैं। द आभा आईडी विल बी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पॉलिसी होल्डर। जैसे अपना आधार नंबर होता है ना, वैसे ही हर एक बीमाकर्ता का एक यूनिक नंबर होगा, जो कि उस पॉलिसी होल्डर को जो बीमा करता होगा उसकी पहचान के रूप यूनिक पहचान की आईडी होगी। ठीक है, द मूव इज एम्ड एट मेकिंग इट इजियर फॉर पॉलिसी होल्डर टू एक्सेस देयर पॉलिसी एंड मेक क्लेम्स। ठीक है, पॉलिसी ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हुआ है कि एक हर एक पॉलिसी का एक यूनिक नंबर हो जाएगा, उसी से सारी की सारी पॉलिसी जुड़ जाएंगी। अब पॉलिसी का कई लोग करवा लेते हैं, लेकिन उस पॉलिसी का यूज नहीं कर पाते हैं। पता चला किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, किसी ने कोई और पॉलिसी ले रखी है, या जब चाहते हैं उसका फायदा उठाने के लिए तो पता चलता है कि अरे ये तो इसमें अभी इतना दिन लगेगा, अभी इसका कागज पत्र कंप्लीट नहीं है। इस तरीके से अगर यह सेंट्रलाइज्ड एक आईडी बन जाएगी तो लोगों को अपना पॉलिसी से क्लेम करने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। ठीक है, द आवा आईडी विल बी लिंक्ड टू द पॉलिसी होल्डर्स। आधार नंबर से लिंक्ड हो जाएगी। The directive is part of the IRDAI effort to digitize the insurance sector। मतलब इंश्योरेंस सेक्टर को डिजिटाइजेशन करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है दोस्तों। IRDAI का क्या और क्या काम होता है, अभी पिछले दिनों में हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय सहारा के जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उनका सभी शिफ्ट कर दिया गया था SBI में। ठीक है, क्यों? क्योंकि सहारा तो खुद कंगाल हो गया है, अब उसके पॉलिसी होल्डर को वो देगा क्या? इसीलिए उसके उसके लग जितने भी पॉलिसी होल्डर थे SBI लाइफ इंश्योरेंस को RDI के गाइडेंस के अनुसार उनको हैंड ओवर कर 2 लाख पॉलिसी होल्डर थे, उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। तो IRDI जो है इंश्योरेंस पॉलिसी इससे संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन पे कंट्रोल करने के लिए यह बनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से यह आपकी पॉलिसी को आधार कार्ड से जोड़ना। चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, और इससे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ IATA की गवर्नेंस इलेक्ट बोर्ड के चेयर इलेक्ट के रूप में नियुक्ति मिली है। चेयर इलेक्ट, यहाँ चेयरमैन नहीं है, चेयर इलेक्ट। IATA में चेयर इलेक्ट पद होता है, चेयरमैन नहीं होता है। द इंडिगो CEO पीटर एल्बर्ट्स अपॉइंटेड एज द चेयर इलेक्ट ऑफ द IATA बोर्ड ऑफ गवर्नर। ठीक है,
Indigo CEO Peter Elbers has been appointed as the chair elect of the International Air Transport Association. IATA का फुल क्या होता है, क्या फुल फॉर्म होता है? IATA इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का इन्हें चेयर इलेक्ट नियुक्त किया गया है। Gilbert will take over as the chair of the board governors from विली वाल्स इन जून 2023। मतलब पहले इनके पहले विली वाल्स नाम के एक चेयर इलेक्ट थे, उनकी जगह पे ये लेंगे अब। द IATA है क्या? द IATA इज ए ट्रेड एसोसिएशन फॉर द वर्ल्ड एयरलाइन। ठीक है, IATA विश्व के एयरलाइन क्षेत्र के लिए एक व्यापार संघ है। ठीक है, the board of governors is responsible for overseeing the IATA activity and setting its policy। मतलब IATA की जो एक्टिविटी है, जो पॉलिसी है, उनको बनाने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अब से ये महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएंगे? इंडिगो के सीईओ जो पहले थे पीटर एल्बर्स, अब वही IATA के जो है क्या बन गए? चेयर इलेक्ट, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आते हैं। तो वो इन सब नीतियों पे, IATA की नीतियाँ जो हैं उनसे संबंधित जो मुख्य कार्य होंगे उनका क्रियान्वयन करेंगे। एल्बर्ट्स हैज़ बीन विथ इंडिगो सिंस 2021। 2021 से यह इंडिगो के साथ हैं और उसके बाद ये आई आई ए टी ए के चेयर इलेक्ट के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए मेरे दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बताते रहें लोगों को। चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए, कोयला और लिग्नाइट की अन्वेषण योजना का विस्तार हुआ है। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम एक्सटेंडेड, अनवीलिंग इंडिया एनर्जी पोटेंशियल। एनर्जी सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें क्या हुआ है? कोयला और लिग्नाइट का स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब पहले किसी और पीरियड के लिए था, अब थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। कैसे, क्या क्या हुआ है अभी देखते हैं। The Union Government of India has approved the continuation of Central Sector Plan exploration of coal and lignite scheme with an estimated expenditure of 2,980 करोड़ 2980 करोड़ रुपए के साथ ये कोल एंड लिग्नाइट स्कीम का एक्सटेंशन हुआ है। इतना करोड़ रुपए लगा है। द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इज फ्रॉम 2021-22 टू 2025-26। पहले 21-22 था, ठीक है, 21-22 से लेकर के अब 25-26 तक इसका पीरियड बढ़ा दिया गया इस योजना का। द सेंट्रल स्कीम the central sector scheme aims to explore coal and lignite resource in the country, estimate their availability and prepare detailed project report for coal mining। केंद्रीय क्षेत्र योजना का उद्देश्य देश में कोयला और लिग्नाइट संसाधनों का अन्वेषण करना है। ठीक है, उनकी उपलब्धता का आकलन करना है और कोयला खनन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना है। तो मेरे दोस्तों, ये इस योजना का विस्तार का मकसद ये था कि कोयला से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो लिग्नाइट से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या इनका जहाँ पे प्रयोग होता है उनको और एक्सप्लोर किया जाए। तो कोयला का प्रयोग क्या होता है? बिजली उत्पादन करने में। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले खबर सुनने में आया था कि देश में जो कोयला खत्म होने वाला है, इसलिए बिजली की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। भारत सरकार ने कुछ ना कुछ उसका विकल्प निकाल लिया। तो उसी को उनका रिसोर्स जानने के लिए और उनके बारे में और अध्ययन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए इस योजना का विस्तार हुआ है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने योजना के विस्तार के लिए 2,980 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च का मंजूरी दिया है। यहाँ पे देखिए, द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर हैज ग्रांटेड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ 2980। द स्कीम इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट effort to reduce India dependency on import of the coal। अब अगर इस तरीके से इतना पैसा खर्चा कर 2,980 करोड़ रुपया खर्चा करके अगर हम अपने देश में ही अपने देश के संसाधनों पे डिपेंडेंसी बना लेते हैं तो हमें
बाहर से कोयला इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और जो कोयला इंपोर्ट होता है कहीं 2,980 करोड़ से ज़्यादा ही होता है। अगर इसलिए अगर इतनी योजना 2,980 करोड़ रुपया लग रहा है, अगर उतनी योजना पैसा लगा करके अगर हम अपने देश में ही कोयले का एक संसाधन और कोयले की एनर्जी, कोयले को और अधिक यूज में लाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, अगर वो अपने देश में तकनीकी या उसका संसाधन विकसित हो जाता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है। इस तरीके से सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल की योजना हो गई, हरित गैस योजना हो गई, और मैंग्रोव योजना हो गई, मिष्टी योजना जो हो गई। ये अपने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही हैं। कार्बन एमिशन की योजना हो गई। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो हमारे पर्यावरण को, और खासकर पर्यावरण को से संबंधित प्रोग्राम चलाने का मतलब क्या है, लास्ट में तो मनुष्य ही आता है, तो मनुष्य को सुरक्षित करने के लिए सारे के सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और मेरे दोस्तों तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना दिन की शुरुआत करें। धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।